जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? अली अमीन गंडापुर साहब ने आज इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की जेल के अंदर, और वहां इमरान खान साहब ने उन्हें एक ऐसी टेक्निक बताई जिसके जरिए वो DGISI और आर्मी चीफ के साथ मुलाकात कर सकते हैं। वो टेक्निक क्या है, ये हम आपको पूरी डिटेल के साथ आज के व्लॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस सीटों का केस आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलता रहा, उसमें चंद नुक्ते सामने आए। ये जो नुक्ते हैं, इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा होगा या नुकसान होगा, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक नया मसला खड़ा कर दिया। ये नया मसला क्या है और इससे क्या गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? अगर नुकसान होगा तो कितना नुकसान होगा, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने एक इंकशाफ किया था कि जनरल बाजवा साहब की मियां नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन में मुलाकात हुई थी। क्या ये मुलाकात वाकई हुई थी? और अगर हुई थी तो कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, ये भी हम आपको पूरी तफसील के साथ आज ही के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ इसको ज़रूर दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। और यही वो सपोर्ट है जो आप हमारी कर सकते हैं। हम सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ जाते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने एक फैसला दिया, और इस फैसले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर तरथल्ली मच गई है। ये फैसला क्या है? ये फैसला है कि आपको याद होगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने, बल्कि सदर पाकिस्तान ने भी नहीं, कायम मकाम सदर पाकिस्तान ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, और उस ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन कमीशन को रिटायर्ड जजेस को हायर करने का भी एक इख्तियार दे दिया गया था। और वो जो रिटायर्ड जजेस से उन्होंने क्या करना था, उन्होंने ये जो इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल्स हैं उनकी उन्होंने क़यादत करनी थी। और वो ट्रिब्यूनल ज़ाहिर है फिर अब पहले, इससे पहले हाज़र सर्विस जजेस ज़रूरी थे उस ट्रिब्यूनल्स के लिए, लेकिन उस आर्डिनेंस के तहत फौरी तौर पे रिटायर्ड जजेस को भी उसमें उस प्रोसेस में शामिल कर लिया गया था। और जो ही ये सारा मामला हुआ तो उससे पहले आपको याद होगा कि यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इस्लामाबाद की 3 सीटें हैं, जिसके अंदर अंजम अकील साहब हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, फिर उसमें डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, और उसमें तीसरे कैंडिडेट राजा खुर्रम नवाज साहब हैं। और ये तीनों सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हैं। और इसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये क्लेम था कि ये तीनों सीटें हमने जीती हुई थी, हमारे पास फॉर्म 45 हैं, और अगर उन फॉर्म 45 को जमा कर लिया जाए तो फिर ये सीटें हमारा हक बनती हैं। लेकिन फॉर्म 47 के तहत इन सब को जितवा दिया गया और हमें हरवा दिया गया, जो हमारे साथ जुल्म है। और इस पर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हुए थे। फिर एक ट्रिब्यूनल बना था जस्टिस जहांगीरी साहब की सरबराही में, और जब उस ट्रिब्यूनल ने बार बार इन तीनों MNA से ये पूछना शुरू किया कि आप अपने फॉर्म 45 लेकर आएँ, और इन्हें बार बार वक्त दिया जाता रहा, लेकिन ये कोर्ट में नहीं जाते थे। और जब आखिरी हेयरिंग थी और उस आखिरी हेयरिंग में फैसला होना था, तो उस वक्त अंजम अकील साहब ने बाकायदा एक दरख्वास्त दे के जज साहब के ऊपर अदम एतमाद कर दिया था। और उसमें उनका ये कहना था कि जज जानबदार है और ये हमारे खिलाफ फैसला करेंगे, लिहाजा हमें ये ट्रिब्यूनल कबूल नहीं है। और उसके फ़ौरन बाद ज़ाहिर ऑर्डिनेंस आ गया। फिर जब ऑर्डिनेंस आया तो उसके साथ ही एक जस्टिस प्राचा साहब हैं जो रिटायर हैं, उनको ये केस उनके हवाले कर दिया गया और उनका एक ट्रिब्यूनल बन गया। और उस पर ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पे मुख्तलिफ हाई कोर्ट से रब्ता किया। वो लाहौर हाई कोर्ट भी गए, वहाँ पे भी ये फैसला हो गया। और उस ट्रिब्यूनल्स को, जो रिटायर्ड जजेस की सरबराही में बनने वाले ट्रिब्यूनल्स हैं, उन सबको रोक के लाहौर हाई कोर्ट ने भी अपने जजेस के ट्रिब्यूनल्स बना दिए थे। और उसके ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए। उसके साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये दरख्वास्त दे दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और आज उस दरख्वास्त की हियरिंग हुई। और उसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब ने एक तो इलेक्शन कमीशन और जो ऑर्डिनेंस है उन दोनों को कालादम करार दे दिया और उसे फौरी तौर पर रोक दिया, और कहा कि आप इसके मुताबिक आप ट्रिब्यूनल नहीं बना सकते। और यूँ स्टे ऑर्डर जारी हो गया इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ भी, और वो जो ऑर्डिनेंस है उसके खिलाफ भी। और उसके साथ ही जो अंजम अकील साहब जो वहाँ पे MNA इस्लामाबाद से, उनसे जज साहब ने पूछा कि जी आप जवाब दें कि आपने कैसे कह दिया कि जस्टिस जहांगीरी साहब जो हैं वो जानबदार हैं, वो गैर जानबदार नहीं, आपने उनके ऊपर शक का इजहार क्यों किया, आपके पास सबूत क्या है? तो उस पर अंजम अकील साहब ने अपने आप को अदालत के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ और अपने आप को अदालत के रहम व करम पर छोड़ता हूँ। लेकिन अदालत ने यह माफ़ी कबूल नहीं की और उन्हें हुक्म दिया कि 7 दिन के अंदर अंदर आपने वह सबूत पेश करने हैं और आपने वह जवाब पेश करना है जिसकी बुनियाद पे आपने जस्टिस जहांगीरी साहब को जानबदार करार दिया था। अब अंजम अकील साहब वहाँ पे खासी कोशिश करते रहे कि जज साहब राज़ी हो जाएं, वो कुछ दरमियान का रास्ता निकालें, बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया कि ये जो दरख्वास्त है इसे मैंने पढ़े हुए इसके ऊपर दस्तखत कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद जज साहब नहीं माने।
और अब अंजम अकील साहब जो हैं फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे यूँ महसूस होता है कि अंजम अकील साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी और एक तो उनकी सीट नहीं बचेगी और दूसरा उसके साथ साथ इनके खिलाफ कार्रवाई भी स्टार्ट हो जाएगी और हो सकता है इन्हें 6-7 महीने सज़ा भी हो जाए। तो अंजम वकील साहब खासे परेशान है सारे मामले पे और ये परेशानी सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि जो दूसरे 2 MNAs हैं उनको भी परेशान हो जाना चाहिए क्योंकि ये मामला ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस सीटें हैं उसके ऊपर हेयरिंग आज भी हुई, कल भी होगी। 13 रुकनी बेंच था, फुल कोर्ट था और आज भी बड़ी धुआंधार किस्म की समाअत हुई। आज की समाअत की जो ज़्यादा डिटेल है वो तो आप टेलीविजन पे देख चुके हैं, लेकिन मैं कुछ नुक्ते उसमें उठाना चाहता हूँ। आज जितने जजेस बोले और उसमें ज़ाहिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं, उनमें से 4 नुक्ते सामने आए। बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये पूछा गया कि ये बताएं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना तो आपकी जिम्मेदारी थी, आपने वो प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं जिम्मेदारी निभाई थी? अगर आप जिम्मेदारी निभा लेते तो ये क्राइसिस पैदा ही ना होता। 8.5 लाख वोटर्स हैं पार्टी के पार्टी के कारकुन हैं, रुकन हैं और उन सब ने ज़ाहिर है जब चेयरमैन का फैसला होना होता है तो उन्हें वोट देने होते हैं। उन 8.5 लाख वोटर्स का जिक्र बार बार किया जा रहा था कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थे तो उस वक्त तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर असरअंदाज होकर उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं होने दिए और उसके बाद जब 2 मरतबा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए तो उसमें प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया था। अगर आप प्रोसीजर को फॉलो कर लेते या जब आप प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त आप ये बाकायदा इलेक्शन करवा लेते तो ये इशू ना बनता। तो एक नुकता तो ये उठाया गया कि जो भी फसाद हुआ है, जो भी मसला पैदा हुआ है, उसके ज़िम्मेदार अदालतें या जजेस नहीं हैं, उसके ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद है क्योंकि आपको चाहिए था कि आप अपनी चारपाई के नीचे डांग फेर के मामलात को सेटल करते, लेकिन आपने सेटल नहीं किया। तो एक नुकता बार बार आज की समाअत के दौरान ये उठाया गया जिसका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के पास नहीं था। वो बार बार ये कहते रहे कि सर्कमस्टांसिस ऐसे थे, तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि हम सिर्फ और सिर्फ आइन को देखते हैं, सर्कमस्टांसिस को नहीं देखते। सर्कमस्टांसिस को छोड़िए, आप सिर्फ और सिर्फ आइन की बात कीजिए, जिस पे ज़ाहिर है सलमान अकरम राजा साहब के पास भी कोई जवाब नहीं था, फैसल सिद्दीकी साहब के पास भी कोई जवाब नहीं था। दूसरा सवाल ये उठाया जाता कि ठीक है जी, आप ये कह देते हैं सर्कमस्टांसिस ऐसे हुए कि हमसे बल्ला छीन लिया गया और हमें पार्टी के हैसियत से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसकी वजह से हम आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से हमने इलेक्शन लड़ा। चलिए बात ठीक है, लेकिन जब आप जीत गए तो जीतने के बाद आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल क्यों नहीं हुए? अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए होते तो आज पोजीशन मुख्तलिफ होती है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा दोबारा खटखटा सकते थे कि जनाब हमने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े और उसके बाद ये जो आज़ाद हमारे MNAs हैं इन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं आया था। वो बैसीत पार्टी, वो बाकायदा इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड थी, उसकी हैसियत वहाँ पर मौजूद थी। तो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन क्यों नहीं किया? इसका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के पास नहीं था। उन्होंने आएँ बाएँ शाएँ बहुत की, उन्होंने दाएँ बाएँ से कई नुक्ते उठाने की कोशिश की, लेकिन बार बार जजेस की तरफ से यही पूछा जा रहा था कि आप सिर्फ आइन को पढ़ें, आप सिर्फ इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते उनको पढ़ें और फिर फैसला करेंगे। जब आपके पास इतनी स्पेस थी तो आपने वो स्पेस क्यों नहीं ली? तो इसके ऊपर पार्टी के वकला खामोश थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर यह पूछा गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो ज़ाहिर एक अलग पार्टी थी और वो भी इलेक्शन कमीशन की लिस्ट के अंदर मौजूद थी, लेकिन उनके सरबराह ने भी अपनी पार्टी की रुकनीत पे या अपनी पार्टी के निशान पे या अपनी पार्टी की डोमेन से उन्होंने भी इलेक्शन नहीं लड़ा था, वो भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे। तो अब जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की भी वहाँ पे वही वैल्यू थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, तो आपको चाहिए था कि आप अपनी पार्टी में जाते बजाय इसके कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आप लोग चले गए। अब अगला इसमें सवाल ये भी डेवलप किया गया कि जिन लोगों ने यानी आम वोटर ने आज़ाद जब उम्मीदवारों को वोट दिए तो उन्होंने उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार समझ के वोट दिए। तो लिहाजा जितने आज़ाद उम्मीदवार हैं उन सबको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स का वोट पड़ा है। तो जब वो वोट पड़ा तो आपने उन वोटर्स को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हाथों बेच दिया। तो अब जो वोटर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका हक कहाँ है? क्योंकि उन्होंने तो आप सबको आज़ाद हैसियत के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपको उम्मीदवार समझ के वोट दिए थे। तो जब आपके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट आए थे तो आपको चाहिए था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहते, बल्कि उसमें रहने के बजाय आपने अपने सारे वोटर्स का जो एतमाद उसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पलड़े में डाल दिया। तो यहाँ पे वोटर्स का हक जो है वो कहाँ पे है? तो इसका जवाब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के पास नहीं था। फिर जब वकला से बार बार ये सवाल किया जाता था कि आप ये केस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लड़ रहे हैं, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस लड़ते लड़ते अचानक वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र कर देते थे और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र होता था तो अचानक वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले जाते थे। तो ये कन्फ्यूजन थी
आज अदालत में कि जो आपका केस है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस है। तो इसके अंदर जो कन्फ्यूजन थी वो भी आज अदालत के अंदर जारी रही। और बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो लोग आज चला रहे हैं अगर वो बदल जाते हैं तो फिर आप कहाँ स्टैंड करेंगे, क्योंकि आप तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो यहाँ पे कोई एक MP और MNA भी मौजूद नहीं है, और जब अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी आपके हाथ से निकल जाती है तो फिर आप कहाँ स्टैंड करेंगे। तो इसका जवाब भी किसी के पास नहीं था। तो नए सवाल वहाँ पर डेवलप किए गए हैं। अब इन सवालों के जवाब जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला नहीं देते, ये केस किसी तरह सेटल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो कल भी इसके ऊपर हेयरिंग होगी। मुझे यूँ लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पल्ले यहाँ से भी कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या जो 78 सीटें हैं वो हुकूमती इत्तेहाद के पास चली जाएंगी, क्योंकि अगर वो हुकूमती इत्तेहाद के पास चली जाती हैं तो फिर उनके पास 2/3 मेजॉरिटी आ जाती है। जब 2/3 मेजॉरिटी आ जाती है तो पूरे आइन को बदल सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये 78 सीटें हुकूमती इत्तेहाद को भी मिलेंगी। अब ये 78 सीटें कहाँ जाएंगी, ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल सवाल है जिसका हल ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने निकालने, और आने वाले चंद दिनों में मेरा ख्याल है इसका ये हिसाब हो ही जाएगा। ये भी मसला इसी तरह सेटल कर ही दिया जाएगा किसी न किसी तरह, और ये जो मसला सेटल किया जाएगा हो सकता है उससे नए मसाइल सामने आ जाएं। अली अमन गंडापुर साहब ने आज इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की अटाला जेल के अंदर, और ये मुलाकात जो इसकी बैकग्राउंड ये थी कि आपको याद होगा कि आज से 3 दिन पहले, बल्कि 4 दिन पहले, वज़ीर साहब ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के नाम से एक नया ऑपरेशन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लॉन्च करने का ऐलान किया था। और इस ऑपरेशन की बैकग्राउंड ये है कि जब चाइनीज़ एक वज़ीर आए और यहाँ पे CPEC से रिलेटेड उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर सारी पार्टी शामिल थी, तो उस पे उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि जब तक पाकिस्तान के अंदर अमन नहीं होता, जब तक यहाँ से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती, उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम नहीं आ सकता। फिर मेरा ख्याल ये है, अब मेरी गट फीलिंग ये है कि चाइनीज़ के ज़ोर पे या चाइनीज़ के मुतालबे पे हुकूमत पाकिस्तान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने का फ़ैसला किया है। और इस ऑपरेशन का मकसद सिर्फ ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकाने हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर भी जो ठिकाने हैं उन सबको ख़त्म किया जाए और दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर ज़ीरो कर दिया जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आ सके, अमन आ सके। तो अब जब ये ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया, ऐलान कर दिया गया, तो उसके ऊपर जितनी अपोजिशन है उसने रिजेंटमेंट शो की। बल्कि ANP का भी आज मैं देख रहा था, उसके अंदर भी जो मियां इफ्तिखार साहब हैं उन्होंने ये कहा कि ये ऑपरेशन पंजाब से स्टार्ट होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राज़ी है लेकिन थोड़ी सी रिलेक्टेंट है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल तौर पे इसे रिजेक्ट कर दिया है। और उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में लॉन्च किया जाएगा तो इसका हमें नुकसान तो हो सकता, फ़ायदा कोई नहीं हो सकता। आज बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है इससे दहशतगर्दी में इजाफा होगा, दहशतगर्दी में कमी नहीं हो सकेगी। तो अली अमीन गंडापुर साहब ये इशू लेके इमरान खान साहब के पास गए और उनसे उन्होंने राय ली। तो इमरान खान साहब ने उन्हें ये मशवरा दिया। अब ये जो है ये पार्टी के अंदर से चीज़ें निकल रही हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इमरान खान साहब ने उन्हें मशवरा दिया कि ये बहुत सुनहरी मौका है, क्योंकि जब तक आप यानी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट और वज़ीर आला इस ऑपरेशन को तस्लीम नहीं करेंगे उस वक्त तक ये ऑपरेशन नहीं हो सकेगा। तो आपके पास एक कार्ड आया और उस कार्ड के ज़रिए आप DGISI के साथ मुलाकात करें और आर्मी चीफ के साथ मुलाकात करें। आप ये शर्त रखें हुकूमत पाकिस्तान के पास या मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म के सामने कि जब तक मैं DGISI के साथ मुलाकात नहीं कर लूँगा, जब तक मुझे आर्मी चीफ इंश्योरेंस नहीं दिलवाएंगे और वो मुझे यकीन दहानी नहीं करेंगे कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान नहीं होगा, उस वक्त तक मैं इसकी इजाज़त नहीं दूँगा। तो इससे आर्मी और साथ साथ वज़ीर साहब मजबूर हो जाएंगे कि आपकी मुलाकात करवाई जा सके, आपके साथ एक रास्ता खोला जा सके। और अगर आपका एक रास्ता खुल गया और आपने DGISI के साथ और आर्मी चीफ के साथ मुलाकात कर ली तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते शुरू हो जाएंगे। तो इस मौके को इमरान खान साहब ने कहा कि आप इस तरह ग्रैब कर सकते हैं कि आप इन्हें कहें कि जब तक मुझे उन दोनों के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती, जब तक मुझे इंश्योरेंस नहीं दिलवाई जाती, उस वक्त तक मैं इस ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दूंगा। और ये हमारे पास एक कुछ सुनहरी कार्ड आ गया है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब अब देखिएगा कि बाहर निकल के आज बल्कि कल ये ऐलान करेंगे कि जब तक आर्मी चीफ और DGISI मुझे यकीन दहानी नहीं करवाते, जब तक वो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म नहीं करते, उस वक्त तक मैं इस ऑपरेशन को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो इमरान खान साहब इस अपॉर्चुनिटी को इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते के लिए बड़े स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन क्या ये इस्तेमाल हो जाएगा, ये $1 मिलियन का सवाल है जिसका जवाब सरस मेरे पास नहीं है। आने वाले दिनों में इसका जवाब होगा। और मोहम्मद ज़ुबैर साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ था, ये गवर्नर भी रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेंथ पे, फिर ये मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा के तर्जुमान भी रहे
उन्होंने चंद दिन पहले काशिफ वासी साहब के शो में इंकशाफ किया था कि जनाब बाजवा साहब की लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई थी और उसके बाद ये गवर्नमेंट गिराई गई इमरान खान साहब की। तो ये एक बड़ा इंकशाफ था जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब की तरफ से आया। लेकिन मेरी जो ज़ाती मालूमात हैं और इस मालूमात का ताल्लुक जनाब बाजवा साहब के साथ भी है, क्योंकि जब मेरी उनसे मुलाकातें हुई थी तो बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे पूछी थी जिसमें ये चीज़ भी शामिल थी। और उसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जब मेरी लंदन में मुलाकातें होती थी उस दौर में, तो ये उस बुनियाद पे मैं एक इंकशाफ करना चाहता हूँ या कोई तज़िया आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जनाब बाजवा साहब की 2017 के बाद, बल्कि 2018 के बाद, जब तक मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा नहीं हुई थी और वो वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से अपनी कुर्सी पे मौजूद थे, उसके बाद कभी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। हाल बता टेलीफोन पे एक बार राब्ता हुआ था जनाब बाजवा साहब का, और वो राब्ता उस वक्त हुआ था जब बेगम साहबा का इंतकाल हुआ था। बेगम कुलसूम नवाज साहबा का जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त जनाब बाजवा साहब ने ताज़ियत के लिए मियां नवाज शरीफ साहब को फ़ोन किया था और फ़ोन पे ताज़ियत जो थी हुई थी, लेकिन उस पर किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं हुई थी। हाल बता जनाब बाजवा साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा ज़रूर दिया था कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, सेहत है तो सब कुछ है और अगर सेहत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो ये अलबत्ता उन्होंने उस वक्त उनको दी थी, एक मशवरा दिया था। लेकिन उसके बाद कभी भी मियां नवाज शरीफ साहब की जनाब बाजवा के साथ ना कोई टेलीफोन पे बात हुई, ना ही कोई मुलाकात हुई। अलबत्ता कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स थे जिसमें एक मियां नवाज शरीफ साहब के पुराने दोस्त भी हैं जो ज़ाहिर है PIA के चेयरमैन भी रहे हैं और वो सिविल एविएशन के मिनिस्टर भी रहे हैं, आप उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। उनका नाम है शुजात अजीम और वो जनाब बाजवा साहब के भी दोस्त थे। वो दरमियान में राब्ते करवाते रहे लेकिन किसी जगह पर डायरेक्ट राब्ता नहीं हुआ। ये वो हकीकत है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। लिहाजा मोहम्मद ज़ुबैर साहब अपने मामलात को दुरुस्त कर लें, क्योंकि वो नफ़रत में बहुत आगे जा रहे हैं और आगे इतना आगे जा रहे हैं कि आगे खाई के अलावा कुछ भी नहीं है। और मोहम्मद ज़ुबैर साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं वो मैं एक पिछले वीलॉग में आपको पूरी डिटेल के साथ बता चुका था कि जब वो एक सालसी का किरदार अदा कर रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब और जनाब बाजवा साहब के दरमियान, बल्कि एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने कुछ मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, मरियम नवाज साहबा के खिलाफ को बात की थी। और ये बात उन्होंने की थी जनाब बाजवा साहब और जनाब फैज़ अमीर साहब के मौजूदगी में, और वो बाकायदा रिकॉर्ड हो गई थी और फिर रिकॉर्डिंग जो थी वो मियां नवाज शरीफ साहब तक पहुंच गई थी। और मियां नवाज शरीफ साहब ने जब वो रिकॉर्डिंग सुनी तो फिर उन्होंने उसके बाद मोहम्मद ज़ुबैर साहब के साथ कभी मुलाकात नहीं की और इस बात पे ज़ुबैर साहब नाराज़ हैं और अब वो इस किस्म के इजहार कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, जिसका कोई सबूत उनके पास मौजूद नहीं है। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी।